जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 4 है। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पिछली 3 वीडियो देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो हम शुरू करें उससे पहले हम एक 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछली 3 वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ग्रोथ का मीनिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा। उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े। उसके बाद हमने जो फैक्टर्स इन जो हमारे कारक प्रभावित करते विकास को उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इन सब के टॉपिक्स को कवर करा था। अगर आपकी कोई वीडियो रह गई है तो आप जाकर देखिएगा, या पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का पिछली 3 वीडियो से बिल्कुल अलग है। ठीक है। आज हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक की हम शुरुआत करें तो सबसे पहला जो हमारा थ्योरी आती है वो हमारी थ्योरी है इकोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि पारिस्थितिक सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है यूरिक ब्रोनफेर्नर। आप इस टॉपिक को, ये जो वीडियो, इसको बारीकी से आराम आराम से समझिएगा। हम यहाँ आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी किसी की नहीं है, समय किसी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना भी समय लगे वो सारा काम कर लगे। वीडियो के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका समय कुछ वेस्ट गया। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़िएगा, दीजिएगा। ठीक है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इस चैनल पर पैसों की कोई बात नहीं होगी कि मैं आपसे फीस लूंगा या फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए या नोट्स खरीदिए। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो में देखिएगा आप इस तरफ, ये सारे जो ये जितने पॉइंट्स चल रहे हैं ये सारे आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है। ये जो जितने भी हम प्रिंसिपल्स थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, इन सब में टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अपना पेन पेपर लेकर बैठिए। देखिए, इकोलॉजिकल थ्योरी जो है, इनके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं यूरिक ब्रोनफेनर। ठीक है। इस सिद्धांत में इन्होंने जो बच्चे का सामाजिक विकास है इनके बारे में बताया था। बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो अपने चारों तरफ का जो वातावरण होता है उससे सीखता है। ठीक है। विकास की शुरुआत उसी से होती है। क्योंकि देखिए, बच्चे ये कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो तभी संभव है जब उसको उचित जो चारों तरफ का वातावरण है उससे वो ज्ञान ग्रहण करे। ठीक है। अब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने पापा को, अपनी मम्मी को देखकर ही सीखता है। इसीलिए ये कहते हैं कि चारों तरफ का विकास, यानी कि ऑल अराउंड इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कुछ घटक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताए हैं जो बच्चे के जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं, दोस्त होता है, परिवार होता है। ये वातावरण का एक हिस्सा होता है और ये प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि 5 स्टेजेस बताई है जो विकास को प्रभावित करती है। पहला होता है हमारा लघु मंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम। दूसरा होता है हमारा मध्य मंडल, यानी कि मैक्रो सिस्टम। तीसरा होता है हमारा बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। चौथा होता है हमारा वृत्त मंडल, मैक्रो सिस्टम। और पांचवा होता है हमारा
घटना मंडल, क्रोनो सिस्टम। देखिए लघु मंडल क्या होता है, यह विकास की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लघु, लघु, माइक्रो, छोटी। ठीक है, यह विकास की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें बच्चा अपने परिवार के साथ, जो परिवार रहता है, साथी सहयोगी होता है, टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनके साथ अंतर क्रिया करके सीखता है। ठीक है, रिलेशन एक बनाता है, इंटरेक्ट करता है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और फिर सीखता है। मध्य मंडल क्या होता है, ये दूसरी होती है मध्य। ठीक है, लघु के बाद आती है मध्य, मध्य यानी कि मेसो, मिडल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा समायोजन करना मध्य मंडल में सीखता है। ठीक है, समायोजन करना सीखता है, यानी कि जैसे उदाहरण, जब बच्चा अपने पड़ोस के बच्चों के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह निरीक्षण करता है, कभी उसके माता पिता उसके साथ कैसा संयोजन कर रहे हैं, कभी वो कैसा संयोजन कर रहा है। यानी कि मध्य मंडल में बच्चा समायोजन करना सीखता है कि उसके माता पिता या उसके दोस्त के माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उसमें संयोजन कर रहा है। फिर वो अपने माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ समायोजन करना सीखता है। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे बाह्य मंडल, यानी कि एक्सो सिस्टम। ये कहता है इसमें बच्चा स्वयं तो नहीं होता, स्वयं नहीं होता, लेकिन जो उसके निकट होते हैं, आसपास जो होते हैं, उनकी अनुभूतियां उसके वातावरण को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित, उसके अनुभूतियां उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे इसमें माता पिता का कार्यस्थल, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि सम्मिलित होते हैं। देखिए बाह्य मंडल क्या होता है, इसमें बच्चा खुद कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, इसमें जो उसका वातावरण होता है, जो उसके आसपास उसका वातावरण होता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जैसे हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में थोड़ा से हमें भी अजीब अजीब लगना शुरू हो जाता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है व्रत मंडल। इसके अंदर वह संस्कृति आती है जिसमें हम रहते हैं। सॉरी, ये ठीक कर लेना, यहाँ पर हम आना चाहिए, जिसमें हम रहते हैं। इसके अंदर संस्कृत, मूल्य, पार्थो, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन सम्मिलित है। व्रत मंडल वो मंडल होता है जिसमें हम रहते हैं, जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज होती है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है घटना मंडल। घटना मंडल क्या होता है, घटना मंडल में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटना तथा उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां आती हैं। व्यक्ति पर उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियों का गहरा असर पड़ता है। जो उसकी ऐतिहासिक, परिवार का जो इतिहास होता है, जो बच्चे का जो जीवन में जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं, उसका असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड, जो आता है मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरी है, जो कि हमारी, सॉरी आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, जो कि हमारी एरिक एरिक्सन साहब ने दी थी। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे करें। उनके सिद्धांत में सामूहिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास को सम्मिलित किया गया, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे करें। ठीक है, उसने उनके सिद्धांत में उन्होंने सामूहिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर ज्यादा बल दिया था। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया इनकी थ्योरी को। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने टोटल
8 बातें बोली कि भाई इनकी जो अवस्थाएं एरिक एरिक्सन साहब ने दी, टोटल 8 थी। इन्होंने पहली जो थी इनकी, वो थी विश्वास बनाम अविश्वास। यहाँ पर आप अविश्वास जोड़ लीजिएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि हमारे 0 से 1 ईयर्स में होती है। ये क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि बच्चे को जब घर में प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, बच्चे को स्नेह किया जाता है, बच्चे का ख्याल रखा जाता है, तो बच्चे में विश्वास की भावना का जन्म ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे को उचित स्नेह, उचित प्यार नहीं मिलता, तो वो रोता है, ठीक है, वो दुखी होता है, तो उसमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इन्होंने हर इनकी जितनी अवस्थाएं हैं, इन्होंने सब में दो दो बातों का पहलू करा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। एरिक एरिक्सन, देखिए दोबारा अगर आसान भाषा में करें तो एरिक एरिक्सन साहब की पहला जो अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास जब बच्चे बच्चे के घर में बच्चे को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, ठीक है, बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है, तो बच्चे में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता, दुलार नहीं मिलता, तो बच्चा रोने लग जाता है, उसमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरी अवस्था है स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी कि स्वायत्ता बनाम शर्म। ये हमारी आती है 1 से 3 साल की। देखिए ये कहते हैं जब बच्चा खुद अपना काम करना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े बदलना, ये हमारी 1 से 3 साल की होती है। खाना खाना, कपड़े पहनना, कपड़े बदलना, शौच, वॉशरूम जाना, अगर बच्चा ये सब काम करता है और हम बच्चे को पुरस्कृत करते हैं, तो बच्चे में स्वायत्ता की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा खुद से वो काम नहीं कर पाता है, खुद से वॉशरूम नहीं जा पाता, खुद से खाना नहीं खा पाता, खुद से पानी नहीं पी पाता, तो बच्चे में शर्म की भावना आ जाती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। स्वायत्ता का अर्थ हमने समझ लिया। देखिए बच्चा कपड़े पहनना, सोच करना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, वह अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो वह स्वायत्त कहलाता है। अगर बच्चा सख्त मना कर देते हैं या काम करने पर डांटते हैं, बच्चे को अंदर से शर्म आती है, तो वो हमारी शर्म आ जाती की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा होता है पहल बनाम अपराध बोध। ये काट लीजिएगा, ये है ना, मैं सारे नोट्स खुद बनाता हूँ, तो गलती होना जायज है। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये सारे एक एक शब्द मैंने खुद लिखा हुआ है, इसीलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अपने तरीके से नोट्स बनाइएगा। ये हमारी 3 से 5 साल की अवस्था होती है, पहल बनाम अपराध बोधक। देखिए जब बच्चा समझने लगता है, बच्चे में 3 से 5 साल में हल्की सी समझ आ जाती है ना, तो जब बच्चा थोड़ा सा समझ रहने लगता है, तो बच्चे में सबसे पहली जो बात विकास होता है वो होता है जिज्ञासा। बच्चा क्यूरोसिटी हो जाता है, उसको सारी बातें जानने की लगती है। ठीक है, सारी बातें जानने की उत्सुकता होती है। अगर हम उसकी इस उत्सुकता को फुलफिल करते हैं, तो बच्चे में पहल की भावना आ जाती है। अगर बच्चे में, अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में, बच्चा का क्या क्या, यानी कि बच्चे के अंदर पहल की भावना है, जिज्ञासा है। अगर हम उसकी जिज्ञासा को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यानी कि बच्चा, हम पहल की भावना बच्चे के अंदर जागृत होती है। वहीं दूसरी तरफ है, बच्चे के अंदर उत्सुकता है और माता पिता उसके अंदर उसको डांट देते हैं, बच्चा शर्म के मारे साइड में बैठ जाता है, तो उसके अंदर अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, परिश्रम बनाम हीनता।
इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये हमारी 6 से 12 साल की अवस्था होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। देखिए, जब बच्चे के क्रियात्मक कौशल विकसित हो जाते हैं तो बच्चा काम करना शुरू कर देता है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, क्यों करता है? मदद करने के लिए करता है, माता पिता का सारा काम करने की कोशिश करता है कि माता पिता कब तक अपना काम करेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा। अगर बच्चा मदद करता है और माता पिता का काम करने की कोशिश करता है तो इसे परिश्रम कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, बच्चा कोशिश करता है, काम नहीं कर पाता है, उतनी क्षमता नहीं होती है। बच्चे कई बार ये, माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे ने बोला मम्मी क्या काम करूं, माता ने बोल दिया कि पानी भर दो एक बार इसमें, और पानी आरो है ऊपर, बच्चा नहीं भर पा रहा है, यानी कि बच्चे की क्षमता स्तर उतना नहीं है। तो बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है कि मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पहचान बनाम भ्रांति। 12 से 18 वर्ष, ये हमारे एडोलसेंस की एक अवस्था होती है। ठीक है। अ, देखिए, यहाँ पर एडोलसेंस की एक अवस्था होती है, पहचान बनाम भ्रांति। पहचान क्या होती है? देखिए, बच्चा एडोलसेंस में जब प्रवेश करता है तो उसका विकास जो है वो काफी हद तक चुका होता है। वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। पहचानता है तो औरों के बीच में वो प्रशंसा अपनी करवाना चाहता है। ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के मध्य, किसी दूसरे व्यक्तियों के मध्य अपनी पहचान बनाना। ठीक है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। वह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन है, उनका क्या उद्देश्य है, उनके उद्देश्यों को कहाँ तक लेकर जाया जा सकता है। ठीक है। यानी कि अपनी पहचान बनाना। ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास सारे रास्ते खुले होते हैं। अगर उनके एक ही उद्देश्य बनाया हो तो बच्चे उसी में ध्यान रखकर चलेंगे, तब वहां कोई भी भ्रांति नहीं होगी। परंतु जब उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करता तो वहां बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अब कई बच्चे क्लियर होते हैं, साफ होता है कि मुझे टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है, तो वो पहचान है। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी चाहिए तो वो पाथ क्लियर है नहीं, क्या बनना है वो पता है नहीं, तो वो किस में आती है, वो भ्रांति में आती है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा आत्महत्या बनाम अलगाव, जो कि हमारा होता है अडल्टहुड में। ठीक है। अडल्टहुड, आत्महत्या बनाम अलगाव। आत्मीयता का अर्थ घनिष्ठता। अतः आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। देखिए, इसमें क्या करता है बच्चा, व्यक्ति, इसमें बच्चा अपने करियर पर फोकस करता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, घनिष्ठ संबंध बनाता है, क्योंकि आने वाली जितनी लाइफ है वो सारी इसी पर डिपेंड होती है। और अगर इसी एक एज ग्रुप के बीच में डिपेंड होते हैं, 20 से 30 साल के बीच में डिपेंड होते हैं, तो बच्चा दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। अगर बच्चा घनिष्ठ संबंध बनाता है, मिलजुल कर रहता है, तो उसमें आत्मीयता की भावना आती है, इंटीमेसी की भावना आती है। लेकिन अगर दूसरों के साथ संबंध नहीं बना रह पाता, मैं किसी के साथ जान पहचान नहीं बना पाता, हमेशा अलग अलग रहता हूं, तो मुझ में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसके बाद होता हमारा जनात्मकता बनाम स्थिरता। जनरेटिविटी वर्सेस
स्टेग्नेशन, 40 से 50 साल। ये क्या होता है हमारा, ये भी अडल्टहुड के बीच में है, क्योंकि अडल्टहुड हमारे कब से चलती है, 18 से लेकर 60 साल तक। तो ये अडल्टहुड में ही आती है हमारी जन्मात्मकता। इसमें दूसरों में के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने परिवार के बारे में, क्योंकि बच्चे इस उम्र तक बड़े हो चुके होते हैं, उनके फ्यूचर की ज्यादा टेंशन हमें हो चुकी होती है, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर आप पानी का उदाहरण, अगर आप पानी का कम प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधन को बचा रहे हैं, तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब आप उन उसको बचाना शुरू करेंगे तभी नई पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, ठीक है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना जनात्मकता होती है। और स्थिरता क्या होती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो वो हमारी स्थिरता कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे चले। स्थिरता कहलाती है। उसके बाद होता हमारी संपूर्णता बनाम निराशा। ये हमारी ओल्ड एज में होती है। देखिए ओल्ड एज, इसमें अधिकतर काम हो चुके होते हैं, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो नहीं हुआ होगा, है ना। और बच्चे हो, शादी बच्चे, बच्चों की शादी, दादा दादी बन चुके होते हैं, नाना नानी बन चुके होते हैं, जिंदगी पूरी हो चुकी है, नौकरी के सारे साल पूरे कर चुके होते हैं, तो बच्चे अपनी सारी लाइफ जी चुके होते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने इस उम्र में आने के बाद, व्यक्ति अक्सर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि उसने क्या किया, कैसे किया। तो हर आदमी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है, वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई, उनको याद करता है। अगर सफलताएं उसकी ज्यादा हैं तो उसमें संपूर्णता का भाव आता है, अगर सफलताएं ज्यादा नहीं है, उसकी असफलताएं, अचीवमेंट उसने नहीं अचीव करी है, तो उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्लियर, समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। सामाजिक अधिगम या प्रश्नात्मक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। देखिए आप, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपने एक नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी यानी कि ऑब्जर्व करने वाली बात, ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, वो है बेंड्यूरा साहब और वॉटसन, दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक है बेंड्यूरा एंड वॉटसन। इस सिद्धांत को अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत दूसरों के निरीक्षण सीखने पर बल देता है। बेंड्यूरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, उनके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते एक काम को कैसे किया जाए, बल्कि यह भी सीखते हैं कि उस काम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बेंड्यूरा साहब और वॉटसन साहब कहते हैं कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, दूसरों को निरीक्षण करते हुए सीखते हैं, और सिर्फ यही नहीं सीखते कि इस काम को कैसे, पेन को कैसे काम किया जाए, हम ये भी सीखते हैं कि उस काम को कैसे अलग अलग तरीके से किया जाए। जब हम एक विशिष्ट अवस्था में करते हैं, बेंड्यूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के प्रति मानव भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया, परंतु सामाजिक परिवेशन से मिलने वाला पुनर्बलन सामाजिक होता है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने प्रयोग भी किए। वेंड्यूरा साहब कहते हैं कि हम सामाजिक अधिगम जो के अनुसार करते हैं, और पुनर्बलन भी हमें मिलता है समाज से, हमें पुनर्बलन, री स्किनर साहब ने जो पुनर्बलन कहा था, हमें पुनर्बलन भी मिलता है, ठीक है।
उन्होंने कई प्रयोग किए सामाजिक अधिगम कि भाई हम, सॉरी, उन्होंने कई जो वो प्रयोग भी किए कि सामाजिक अधिगम के बारे में, उस थ्योरी को के बारे में प्रयोग। उन्होंने 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई। बेंड्यूरा साहब ने 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई। हर बच्चे को एक ही फिल्म के अलग अलग हिस्से दिखाए। एक बच्चे को दिखाया कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी का, एक आदमी ने अपराध किया और कोर्ट ने उसको दंड दिया। दूसरे आदमी को दिखाया, बच्चे को दिखाया कि एक हिस्सा फिल्म का, उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक व्यक्ति ने अपराध किया, उसको पुरस्कार मिला। एक बच्चे को दिखाया दंड, एक बच्चे को दिखाया पुरस्कार, और तीसरे बच्चे को दोनों, ठीक है, तीसरे बच्चे को दोनों दिखाए, दंड भी दिखाया और पुरस्कार भी दिखाया। पर जब उनसे पूछा गया तो तीनों जो बच्चे हैं उन सबके अपने अलग अलग विचार थे। ठीक है, चलें, ठीक है। देखिए, उन्होंने बच्चों को एक फिल्म दिखाई, तीनों बच्चों को अलग अलग भाग दिखाया। पहले को दिखाया अपराधी ने अपराध किया तो अपराधी को पुरस्कृत किया। दूसरे को दिखाया कि अपराधी को सजा मिली। तीसरे को दोनों भाग दिखाए और बच्चों ने देखा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम, सॉरी, उसके बाद हम सामाजिक, सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। कैसे है? प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, जो बेंड्यूरा साहब और वाटसन साहब की थी प्रोसेस, वो सबसे पहला होता है ध्यानात्मक प्रक्रिया, अटेंशन प्रोसेस। किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, जब तक उस काम को नहीं सीख पाते। अगर मैं इस कहूँ कि इस टिप पर देखो पेन की, और जब तक आप इस पेन की टिप पर नहीं देखोगे, जब तक ध्यान से नहीं देख पाओगे, और अगर ध्यान से देखोगे तो 1 सेकंड में देख लोगे। ठीक है, ये होती है हमारी ध्यानात्मक प्रक्रिया, अटेंशन प्रोसेस। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को देखोगे एक ही बारे में समझ जाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो बार बार समझोगे। ध्यान से देखने के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जो नहीं समझ में आते, और उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। दूसरा होता है धारणात्मक प्रक्रिया, रिटेंशन प्रोसेस। काम करने के लिए हमें स्मृति की भी जरूरत होगी, क्योंकि जब हम स्मृति का कुछ धारण नहीं करेंगे तो आगे प्रयुक्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने टाइम पर अपने टीचर से साइको सीखी, वो आज मैं मेरी मेमोरी में सेव है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी कि रिटेंशन प्रोसेस का मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ काम कर रहा हूँ तो अपनी मेमोरी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पहला था अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, ध्यान देना, स्मृति का प्रयोग करना। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है उत्पादन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। बार बार किसी भी काम का अभ्यास करते हैं तो उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। अपनी स्मृति का सहारा लेकर अनेक दिशाओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब हमारा नया यूट्यूब चैनल है, धीरे 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 आगे और पॉइंट होंगे, तो मैं अब वीडियो बनाना कैसे वीडियो में और साफ आए। मेरा इस टाइम पे आप पीछे बैकग्राउंड या मेरा चेहरा देख रहे होंगे, थोड़ा डार्क है, अंधेरा अंधेरा सा है, तो डे बाय डे कैसा है, अपनी मेमोरी का यूज करते हुए कैसे वीडियो को बेहतर बनाया जा सके, कैसे पॉइंटों को बेहतर बनाया जा सके जिससे कोई भी पॉइंट ना छूटे, कोई भी कैसे नया नया तरीका अपनाया जा सके जिससे मैं पढ़ा सकूं, तो वो हमारा होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि काम को बार बार किसी काम का अभ्यास अगर कर रहे हैं तो उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं।
यानी कि सुधार कर करके महारत हासिल कर लेते हैं। अभी तो आप देख रहे हो कि ये फॉर्मेट, यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर एक समय आएगा पूरी स्क्रीन पर टॉपिक हो जाएंगे, मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर डिजिटल बोर्ड, यानी कि अलग अलग प्रोसेस हो गई। ठीक है, डे बाय डे क्वालिटी सुधारना, टॉपिक्स को डे बाय डे और बेहतरीन तरीके से। अभी सॉफ्टवेयर जैसे मैं सीख रहा हूँ, फिर सॉफ्टवेयर सीख जाऊंगा तो और अच्छे तरीके से मैं सिखा पाऊंगा। फोर्थ है अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया, मोटिवेशनल प्रोसेस। अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में हम पुरस्कार और प्रशंसा, ये तो देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आपको टॉपिक समझ में आएगा, आप एग्जाम में बैठोगे, आपने क्वेश्चंस देखे, आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, यानी कि आपको मोटिवेशन मिला, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रिजल्ट आया, आपका नंबर आया, आपकी सरकारी नौकरी लगी। ठीक है, आप टीचर बने। टीचर बनने के बाद आपको मोटिवेशन मिला कि मैं साइको क्लासेस आशीष सर के थ्रू पढ़ी हूँ, आशीष सर के थ्रू पढ़ा हूँ, तो मोटिवेशन, ठीक है, प्रभावित, अभिप्रेरणा, पुरस्कार आपको मिला, आपकी जॉब लेटर आपके हाथ में है। ठीक है, तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आपके अंदर और पढ़ने की, आगे पढ़ाने की इच्छा जागृत होगी। ठीक है, समझ गए। आज की इस वीडियो में हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमने क्या क्या टॉपिक किया, कैसे क्या क्या पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, स्टेजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर थ्योरीज के बारे में पढ़ा। थ्योरीज में हमने कौन कौन सी पढ़ी, एरिक एरिक्सन साहब की बड़ी, ठीक है, यूरिक बेन फोरन साहब की बड़ी, ठीक है, और हमने अभी लास्ट में कौन सी पढ़ी थी, बेंड्यूर और वॉटसन की पढ़ी, बेंड्यूर और वॉटसन की। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अभी मेरे पास ना तो वैसे संसाधन है, ना वैसे टेक्नोलॉजी की मैं लाइव स्ट्रीमिंग जाऊं। लेकिन मैं बीच बीच में आपसे जब पूछता हूं तो आप अपने आप बोलिएगा, मेरे को यहाँ तक आवाज आएगी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है, कोई से भी, कोई भी किसी भी वीडियो से का कोई भी डाउट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।